नमस्कार जी। कई मित्रों ने कमेंट किया है कि साहब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को गवर्नमेंट ने अनुमति दी है, ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बताएं। तो आज इस वीडियो में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड यानी जो सरसों पे बड़ी बातचीत हो रही है न्यूज़ पे, इसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैंने पीएचडी के टाइम में, जब मैं पीएचडी में था तब भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का चला था। उस टाइम मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, तो उसी के बेसिस पे मैं आपसे इस के बारे में बात करूँगा। इसके अंदर अपन बात करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ क्या है, क्योंकि एक्चुअली क्या है इस पर सब लोग तो डिबेट कर रहे हैं और इसका एंड यूज़र किसान है, उसको बेचारे को पता ही नहीं बात क्या है। तो हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, फसल जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल में क्या हो जाता है, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और मेरा भी मैं इसमें ओपिनियन दूंगा। और वैसे आप यदि समझ जाएंगे दोनों फ़ायदे नुकसान, तो आप भी अपनी बात कहीं बेहतर तरीके से रख पाएंगे। एनीवे, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई एक फसल है, जैसे अपनी सरसों ही पकड़ लो। ये सरसों की फसल है, इसमें किसी दूसरे पौधे का या जीव का जीन लाके, जो भी अपना इच्छित जीन है वो लाके इसमें डाल दिया, सरसों ही रहेगी, लेकिन जो आपका इच्छित जीन है वो डाल दो। वो जीन किस पर्पज़ से डाल रहे हैं अपन, या तो हम उपज बढ़ाने के लिए डालेंगे कोई जीन, जैसे इस सरसों के केस में हाइब्रिड डेवलप किया है, उपज बढ़ाने के लिए करेंगे, या किसी कीड़े से उस फसल को बचाने के लिए करेंगे, या उसमें से जीन डाल देंगे कि उसमें कोई रोग नहीं आएगा, या वो सूखे को सहन कर पाएगी, या वो ज़्यादा पानी को सहन कर पाएगी। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में क्या किया है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों में मैंने कहा, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीपक पेंटल साहब, जो फॉर्मर वाइस चांसलर भी रहे हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने एक सरसों की भारत में ही एक ऐसी प्रजाति विकसित की, एक किस्म विकसित की है जिसका नाम है DMH11 धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसमें क्या है, ये एक तो हाइब्रिड है और ये हर्बिसाइड टॉलरेंस भी इसके अंदर है, यानी कि इसमें यदि ग्लूफोसिनेट हर्बिसाइड आप करोगे जो कि नॉन सेलेक्टिव है, तो आपके सब खरपतवार मर जाएंगे और वो सरसों आपकी बच जाएगी। दो इसमें जीन लिए गए हैं, आई थिंक एक बार नेस है और एक बार स्टार है। जो ज़मीन के अंदर कोई बैक्टीरिया है उससे दो जीन निकाल के आपके सरसों के अंदर डाल दिया गया है, और उससे ये वेराइटी धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 बनाई गई है। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसका एक तो फ़ायदा, यदि पर्टिकुलरली पहले अपन बात करते हैं कि ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ है क्या, नहीं बॉस, पहली बार इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड अपन एक फसल उगा रहे हैं भारत में 2002 से, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, कपास, जो बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं, जिसमें उस बीटी कॉटन में बॉलवर्म नहीं आता, पिंक बॉलवर्म जो कीड़ा आता है वो नहीं आता। इसका भी बड़ा लंबा विरोध चला था, और फिर गवर्नमेंट ने इसलिए परमिशन दी थी लास्ट में कि भाई जो कपास है वो हमारी फूड क्रॉप नहीं है, खाद्यान्न फसल नहीं है, डायरेक्ट हम नहीं खाते हैं, या तो खली को पशु खाते हैं या उसके तेल को हम यूज करते हैं। तो चलो कोई कुछ है भी इश्यू तो इसको तो अपन अलाउ कर देते थे, फूड क्रॉप को अपन नहीं देंगे भाई, जो खाने वाली डायरेक्ट खाने वाली फसलें हैं, उस टाइम ये किया। इसके बाद में बीटी ब्रिंजल आया, कपास जो कि सूट फ्लाई, एक कपास बैंगन में कीड़ा लगता है सूट फ्लाई, तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप की। आई थिंक जो माइको कंपनी है वो US धारवाड़ और TNU और IIVR वाराणसी, इन सब ने कोलैबोरेटिवली काम किया था, और उन्होंने सब फॉर्मेलिटी भी कर ली थी बीटी ब्रिंजल में। लेकिन फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक उस पर रोक लगा दी थी 10 साल के लिए, कि 10 साल के लिए आप होल्ड पे रखो, और फिर ये कुछ सालों से अभी ये सरसों वाला मामला है। तो ये कोई नई बात नहीं है, और बाकी देशों में तो बहुत देशों में ये ग्रो की जा रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसकी अपन आगे बात करेंगे। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों है, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तैयार की। अब जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर जो काम करती है, उन्होंने इसका बीज उत्पादन के लिए परमिशन दे दी कि आप इसका सीड प्रोडक्शन आप कर सकते हो।
अभी कॉमर्शियली उगाने के लिए नहीं कहा है, बीज उत्पादन के लिए कहा है। आई थिंक गवर्नमेंट इसमें पब्लिक ओपिनियन वगैरह भी लेगी। अभी तो ऐसा नहीं है कि आई गई मार्केट में कल आप बो ही सकोगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसका बीज कब मिलेगा, तो एक बार आपको नहीं मिलेगा। तो ये किस चीज़ क्लियर होगी, धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 एक ऐसी सरसों की वैरायटी है जो हाइब्रिड है और हाई ज़्यादा उपज उसकी होगी और वो हर्बिसाइड उसमें टॉलरेंस होगी। फ़ायदे क्या हैं इनके, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उनमें या तो उसकी उपज उनकी ज़्यादा हो सकती है, उनमें कोई खास प्रकार के कीड़े से रेजिस्टेंस हो सकती है, खास प्रकार की रोग डिजीज से उसमें रेजिस्टेंस हो सकती है, या कोई ऐसी कोई और स्ट्रेस जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस उसमें हो जाए कि मतलब वो कम पानी में भी वो फसल अच्छे से हो पाए, या वाटर लॉगिंग से भी उसमें रेजिस्टेंस हो कि मतलब पानी भरा है, जैसे आपकी सोयाबीन की फसल उसमें पानी भरा है और सोयाबीन की कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कोई जीन उसमें डाल दिया जाए। तो ये तो इसके फ़ायदे हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के। अब इसके नुकसान की यदि बात करें तो नुकसान क्या है। पहला नुकसान ये है, और जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम वो ये है कि इसका बीज कुछ एक कंपनी ही बना पाएंगी, तो वो अपनी मन मर्जी की रेटें लेंगी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अब आती नहीं, लेकिन कुछ कंपनियां इसको लाने में पीछे पड़ी हैं गवर्नमेंट के लिए, इसलिए ला रही है। और क्योंकि उन्हीं का बीज बिकना है, उन्हीं का उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या हर्बिसाइड टॉलरेंस जो डेवलप की है उसी में उनका हर्बिसाइड भी बिकना है। और स्पेशली बायर के ऊपर ये आक्षेप लगते रहे हैं हमेशा से, और बड़ी कंपनियों के लिए लगते हैं। और भाई पैसे वाले लोग तो करवा ही देते हैं। तो एक तो वो कंपनियों की मोनोपोली बीज के अंदर हो जाएगी, वो मन मर्जी की रेटें बेचेंगे। दूसरा, इन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का है इनका सीड में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। उसका मतलब होता है कि एक बार आप उस सीड को काम में ले लिया तो उससे अगले साल आपको नया ही खरीदना पड़ेगा, वो बीज आप उससे अगली साल आप बोने के काम में नहीं ले सकते। दो बातें। तीसरा कंसर्न इसमें आता है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो पर्यावरणविद कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। बायोडाइवर्सिटी को खतरा ये है कि आपने एक प्रजाति के साथ छेड़छाड़ कर दी, वो ठीक नहीं है। जैव विविधता कम हो जाएगी, है ना, उसके जीन के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, वो उनका एक कंसर्न है। और दूसरा एक और बड़ा वास्तविक भी लगता है कि, और ये इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आज हमने सरसों के अंदर ग्लाइफोसेट या ग्लाइफोसिनेट से रेजिस्टेंस उसमें डेवलप कर ली, तो थोड़े 5, 7, 10 साल के बाद में उसमें उसकी रेजिस्टेंस चली जाएगी। जो वीड आपके जो खरपतवार होंगे वो आने लग जाएंगे, ग्लाइफोसेट स्प्रे करोगे उसमें भी आने लगेंगे। ग्लाइफोसेट के दूसरे या ग्लाइफोसिनेट के जो कार्सिनोजेनिक या उससे कैंसर होने के तो आरोप लगते ही रहे हैं। तो वो जो आप हर्बिसाइड यूज़ करोगे उससे आपके मतलब मनुष्यों के भी कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं, उस केमिकल से भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, जीवों को भी खतरा है। तो ग्लाइफोसिनेट और ग्लाइफोसेट पे तो कुछ पेपर भी हैं, स्टडी भी हैं कि इनसे दिक्कतें हैं, वो तो सबको पता है। इंडिया गवर्नमेंट ने रिसेंटली ग्लाइफोसेट बैन करने का भी निकाल दिया है गजट के ऊपर। तो बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। फिर मान लो आज जैसे यूएसए में हुआ, सोयाबीन ग्लाइफोसेट रेडी सोयाबीन उन्होंने तैयार कर ली। पहले ग्लाइफोसेट रहा, आई थिंक उन्होंने 1995 के आसपास ग्लाइफोसेट रेडी सोयाबीन वो ले आए थे, राउंड अप रेडी सोयाबीन। और उसके बाद में उसकी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, फिर उन्होंने 2,4-D से रेजिस्टेंस आई थिंक डाली 2,4-D की। तो ऐसे ही वो तो ब्रेक हो जाएगी रेजिस्टेंस, फिर वो कोई अल्टीमेट सोल्यूशन उसका हुआ नहीं। फिर कुछ लोगों का ये भी मानना ऐसा हुआ भी है, जैसे अपन कपास की बात कर लें, अपने इंडिया में अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें कई बार कहा जाता है कि पिंक बोलवर्म से साहब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, रेजिस्टेंस ब्रेक, पिंक बोलवर्म आने लग गया, बीटी में भी आने लग गया, ऐसा कहा जाता है। तो एक बात तो ये, और दूसरी जो मैं कहना चाह रहा था कि यदि मान लो पिंक बोलवर्म नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, तो पिंक बोलवर्म जीरो हो गया, लेकिन जो माइनर इंसेक्ट थे जैसे वाइट फ्लाई है, वो पहले कपास में इतनी बड़ी समस्या नहीं रही होगी, और वो वाइट फ्लाई का कई जगह बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन होने लग गया, सकिंग पेस्ट का, और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। तो इस टाइप के भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, और इस पर्यावरण वाले विषय पे बहुत लंबी बात की जा सकती है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं करेंगे। और एक कंसर्न आपका इथिकल आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा थोड़ा फनी भी है। इथिकल ऐसे है कि साहब कई लोगों को ऐसे लगता है कि साहब सरसों है,
ये वेज है ना। और इसमें आप किसी बैक्टीरिया का आप जीन डाल रहे हो तो इसको तो नॉन वेज बना दिया आपने, तो मतलब उनकी धार्मिक भावना भी आघात हो सकती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये मैं बस ऐसे ही थोड़ा आप इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लें, समझे कि भाई आज हमने सरसों के अंदर तो के जीन में छेड़छाड़ कर दी क्योंकि हमारे मनुष्य के पास दिमाग है। वैसे प्रकृति में थोड़ा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या सरसों के साथ हमेशा करना चाहिए था भाई? वो भी कुदरत ने उस पौधे को बनाया है तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक पॉइंट है ये कि उस सरसों को सरसों रहने देते यार, उसमें कहीं बैक्टीरिया का कहीं डाला हमने, और क्योंकि हम बुद्धिमान हैं इसलिए हमने डाल दिया ऐसा। ऐसे हम इथिकली देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ में ऐसे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ये भी इसका एक एंगल है। तो हमने फ़ायदे देखे, नुकसान देखे। अब आप खुद डिसाइड करें ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। पर जो इसके एडवांटेज वाला पॉइंट है उसमें एक चीज़ आप ध्यान रख दें कि आपकी उसी परिस्थिति में, उसी खेत में, उन्हीं संसाधनों में आपकी उपज बढ़ रही है, कीड़े बीमारियां भी कम, कुछ जिससे रेजिस्टेंस डेवलप की वो नहीं आए, आपकी लागत भी कम हो सकती है। और आज इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, और मैं इसमें मेरा भी ओपिनियन दे रहा हूँ, तो ऑयल सीड के मामले में अपने लगभग आई थिंक 55-56% अपन इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बड़ा मोटा पैसा जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में पाम लगा रही है गवर्नमेंट। तो एक ये बात भी है कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, उसको खिलाने के लिए तेल नहीं है तो मरते क्या नहीं करते। अब चलो मेरा ओपिनियन भी दे देता हूँ। तो बस मेरे ओपिनियन देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ होने वाली है वो तो होके ही रहेंगी। जैसे अब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को टाला जा सकता था, लेकिन ये आगे पीछे आनी है क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन हम देखें 55% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें एक बारीक सी बात है, मेरा अपना डर ये है कि यदि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में, मैं ज़्यादा इथिकल और वो बात नहीं करूँगा, मैं तो बस इतना कहूँगा कि यदि बहुत ज़्यादा हम मतलब ऐसा मैनिपुलेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे हमने ड्रॉट से रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, हमने वाटर लॉगिंग से रेजिस्टेंस डेवलप की, हमने हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लिया, या ऐसे जो स्ट्रेस हैं उनसे हमने यदि रेजिस्टेंस डेवलप कर ली तो ठीक है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। या हाई विल्डिंग वेराइटी हम ले आए, हम कुछ हाइब्रिड्स बना पा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन हम यदि ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं जिनकी वजह से पेस्टिसाइड का लोड बढ़े, जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़े, बहुत ज़्यादा केमिकल डालना पड़े इस धरती पे, वो मेरे को उसका थोड़ा डर लगता है। क्योंकि बाकी तो ये हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, नेचर में भी तो चेंजेस होते रहते हैं, तो उतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है। और इस देश की यदि ज़रूरत तो है वो उसकी, हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स चाहिए। इस सरसों के मामले में थोड़े दिन इसको टाला जा सकता था, लेकिन आगे पीछे ये चीज़ें होनी है ना। और किसान को भी भाई बाहर तो हर कंट्री कर ही रही है, तो यहाँ के किसान को भी फ़ायदा मिले यार, कोई हो रहा है तो। पर मेरा वही बस डर है कि पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ नहीं हो, हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए बॉस, यूएसए का अनुभव सोयाबीन के मामले इसमें आई थिंक बहुत अच्छा नहीं रहा, वो तो अमेरिका जाने, पर जो मैंने समझा है, बहुत थोड़ी बहुत मेरी समझ है इसके मामले में, यूएसए ने सोयाबीन लिया 1995 में, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन तैयार किया और उनका 1995 से लेकर 2005 तक उनका पेस्टिसाइड लोड कम हुआ काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे हर्बिसाइड यूज होते थे, फिर सिर्फ वो ग्लाइफोसेट करने लगे। लेकिन 2005 के बाद में वापस उनका बढ़ने लग गया और वहाँ सोयाबीन में उन्होंने राउंड ऑफ रेडी जो सोयाबीन तैयार की, उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो रही थी, क्योंकि उनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग है, उनके पास उतनी बड़ी मशीनरी है, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कर रहे थे। वो काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर वो मिला रहे थे, वो मशीनरी उनके पास अवेलेबल थी। लेकिन इंडियन कंडीशन में न तो मशीनरी अवेलेबल है, ना लैंड होल्डिंग बड़ी है, न किसान खरीद पाएगा। मुझे लगता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करना भी मुश्किल है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर ऐड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हम पेस्टिसाइड ऐड करेंगे यदि किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से, तो वो हमारे लिए डेंजरियस हो जाएगा।
फिर जहाँ तक बात है कि कुछ कंट्री से हमें सीखना चाहिए, जैसे खेती में बहुत अग्रणी देश हैं, नीदरलैंड है, इजराइल है, तो उन देशों ने इतना ज़्यादा तवज्जो अभी तक क्यों नहीं दिया इनको, तो ये भी समझने की बात है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, हालांकि उनकी पॉपुलेशन कम है और वो चीज़ें कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी में एडवांस है, तो थोड़ा उनसे उनका अनुभव भी हम काम ले सकते हैं। और थोड़ा हमें यूएसए का भी लेना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा आई थिंक एक्सपोर्ट भी ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा कर रहा होगा यूएसए, और उसमें सबसे ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए वो उनसे हमें थोड़ा सीख लेना चाहिए। बस ये चीज़ है, ये पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ये गवर्नमेंट के हाथों में रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथों में रही है, किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में नहीं, वो अपनी स्वार्थ की वजह से चीज़ें ख़राब नहीं कर दें इसको। यदि गवर्नमेंट और अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथों में है, तो एज ए आम किसान, एज ए आम नागरिक हमें बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इन सेफ हैंड, और वो जो भी निर्णय लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, गवर्नमेंट जो निर्णय लेगी, गवर्नमेंट के जो चुने हुए नुमाइंदे जो निर्णय लेंगे वो अच्छा ही लेंगे। और मेरी साइड से कंक्लूजन ये है कि दो में से एक चुनने की बात है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आनी चाहिए, बट ये बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में हो, और दूसरा केमिकल वाला पॉइंट पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। और इस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शायद पता नहीं आप मेरी बात से एग्री करते हैं, इनके भी मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी आए, सब आए, पर मशीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को, तो उसके ऊपर भी काम हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।